हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो क्लास 11 कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा और कोई भी एमसीक्यूज आपको नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको एक काम भी करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको हेल्प करे। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चलिए चलते हैं। तो कॉस्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, कॉस्ट का क्या मतलब, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर आपको करा चुके हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने कॉस्ट के बारे में आपको डिटेल्स में बताया है। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताए हैं। आपको समझ में आया होगा और आपने वो नोट्स बना भी लिए होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो है अलग अलग पार्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हम लोग बियर करना पड़ता है। तो अलग अलग कॉस्ट के लिए अलग अलग तरीके से उसको क्लासीफाई करके हम लोग उसको एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कॉस्ट को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट को जो क्लासीफाई किया जाता है उसका अलग अलग बेसिस के ऊपर डिपेंड करके कॉस्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो वो जो बेसिस है और बेसिस के हिसाब से किस तरह से अलग अलग हमने डिवाइड किए हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी में ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसी नोट्स के आधार पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है उसको बेसिस, कौन सा बेसिस के ऊपर किस तरह से करेंगे वो एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के बेसिस में कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं एलिमेंट के बेसिस में कॉस्ट को किस तरह से हमने डिवाइड किए हैं। तो देखते हैं फिर कॉस्ट को हमने एलिमेंट के बेसिस में किस तरह से डिवाइड किए हैं। कॉस्ट को हमने किस तरह से एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड किए हैं वो अब हम देखेंगे। चलिए, एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को हमने किस तरह से डिवाइड किया। एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में। जैसे मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एलिमेंट के हिसाब से, एलिमेंट मतलब कॉस्ट जो खर्चा होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट लगता है, मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट लगता है, उस एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को हमने डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है और क्या अदर कॉस्ट इसमें लगता है। आपको ऐसे भी थोड़ा बहुत पता है, कोई चीज़ बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता है कि नहीं। कोई भी चीज़, आप कुछ खाना बनाएंगे तो खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा,
सब्जी लगेगा, जो चीज़ आप बनाएंगे उसी तरह का आपका चीज़ लगेगा। जैसे आप रोटी बनाएंगे, मान लीजिए आप रोटी बनाएंगे तो रोटी के लिए क्या लगेगा, रोटी के लिए क्या लगेगा, आटा लगेगा। तो इस तरह से और अलग अलग चीज़ आप बनाएंगे तो अलग अलग मटेरियल, रॉ मटेरियल लगता है, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे आप चेयर टेबल बनाएंगे, उसके लिए क्या लगेगा, लकड़ी लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो मटेरियल से आप कुछ चीज़ बनाते हैं उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल, और वो जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट पड़ता है उसी को हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो मटेरियल कॉस्ट भी होता है ना, इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। आप देखते हैं मटेरियल कॉस्ट को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, देखते हैं क्या क्या है। जैसे मटेरियल कॉस्ट को हम बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट जो है उसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जो मटेरियल प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे ब्रेड बनता है, ब्रेड के लिए क्या लगता है, ब्रेड के लिए आपको आटा या मैदा लगता है, तो ये जो आटा लगता है या फ्लोर लगता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जैसे कि मानिए जो फैक्ट्री में जो जिसमें ब्रेड वगैरह बन रहा है, उसी फैक्ट्री में जैसे वर्कर का हाथ धोने के लिए कुछ कॉटन वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, या मशीन में लुब्रिकेंट डालते हैं। जो लुब्रिकेंट का जो कॉस्ट होता है, लुब्रिकेंट जो मशीन चलाने के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स लगता है, उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया? क्लियर हुआ? डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए उसी चीज़ से, मतलब उसी मटेरियल से, रॉ मटेरियल से बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जो मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो मटेरियल फैक्ट्री में अदर पर्पस में यूज़ होता है, जो मतलब हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में, फिर उसी पर्पस में हम उस मटेरियल को यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलिए फिर आप आते हैं लेबर। लेबर को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। लेबर को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अलावा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मतलब जिस लेबर के अलावा प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसी लेबर का जो कॉस्ट पड़ता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे जो लेबर मशीन ऑपरेट कर रहा है, मतलब जो मशीन ऑपरेटर है, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जिसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, क्योंकि वो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके इन्वॉल्व के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? जैसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप मान लीजिए ऐसे फैक्ट्री में बहुत लोग हैं, जैसे साफ सफाई का काम करते हैं, जिसको हमने पेमेंट करते हैं, लेबर चार्ज देते हैं। जैसे स्टोर में कुछ लोग काम करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए भी उसको वर्कर को लेबर चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हैं,
तो इसलिए इनको बोला जाएगा, इस टाइप का जो लेबर कॉस्ट पड़ेगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब जिसके अलावा प्रोडक्शन का काम हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन के साथ वो लेबर डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट हम आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब है जो कि मटेरियल और लेबर का कॉस्ट छोड़ के, मटेरियल और लेबर छोड़ के और भी कई तरह का खर्चा होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अदर जो एक्सपेंसेस है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अदर जो है उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस का मतलब जैसे लेबर और मटेरियल छोड़ के फैक्ट्री में और तरीके का कुछ कॉस्ट हम लोगों को बेयर करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है अदर एक्सपेंसेस। इसमें से कुछ है जो कि चार्जेबल एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके अलावा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे बनता है जहाँ पे हीटिंग का ज़रूरत है, तो हीटिंग करने के लिए जो पावर लगता है, जो पावर हीटिंग करने के लिए लगता है, वो खर्चा आपका डायरेक्ट है, उसके अलावा आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इस केस में ये जो खर्चा है, जो डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस बोलेंगे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री में बेयर करते हैं लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन के साथ। कौन सा, लेबर और मटेरियल छोड़ के बाकी कुछ जो एक्सपेंसेस है। जैसे और क्या हो सकता है, बाकी एक्सपेंसेस कैसे क्या और हो सकता है, जैसे स्टेशनरीज वगैरह यूज़ होता है फैक्ट्री के अंदर, उसके लिए भी खर्चा हो सकता है। फैक्ट्री में मैनेजर का सैलरी देना पड़ता है, उसका भी खर्चा हो सकता है। इस टाइप का अलग अलग जो अदर एक्सपेंसेस होगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट एंड तीसरा अदर एक्सपेंसेस। और इस कॉस्ट को भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को हमने जनरली मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, इस तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये आप बिल्कुल अपना कॉपी में नोट बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स अब दिखाई दे रहा है आपको, ये नोट्स आपका काम आएगा एग्ज़ाम के लिए। और जो एग्जाम्पल वगैरह हम बोल रहे हैं, भरवाली बोल रहे हैं, उसको भी आप अपना कॉपी में कॉपी करके रखिए। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 1 हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ, हमने ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हमने देख लिया किस तरह से कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किस तरह से कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के हिसाब से किस तरह से कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को हमने किस तरह से डिवाइड किए हैं, देखते हैं फिर एक एक करके। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को हमने डिवाइड किए। नंबर 1 फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को हमने किस तरह से डिवाइड किए हैं। देखिए, फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन और इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट।
प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरा होता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एंड तीसरा होता है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एंड तीसरा होता है, दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सॉरी, तीसरा होता है रिसर्च, तीसरा नहीं, फोर्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम कॉस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक होता है प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब हम आएंगे एक एक करके आपको डिस्कस करके बताएंगे। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट का क्या मतलब होता है। जैसे प्रोडक्शन करने के लिए, मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए जो जो कॉस्ट बेयर होता है, जो फैक्ट्री के अंदर जितने सारे कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री के अंदर जो जो खर्चा होता है, फैक्ट्री के अंदर जो जो डायरेक्ट कॉस्ट लगता है उसको, उसके साथ साथ, जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी फैक्ट्री के अंदर बेयर किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, उसको लेके टोटल जो कॉस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के प्राइम कॉस्ट हुआ, और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर बेयर करता पड़ता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर आपका स्टोर डिपार्टमेंट रहता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है, इन लोगों के लिए भी कुछ खर्चा बेयर करना पड़ता है, या फैक्ट्री मैनेजर वगैरह रहता है, सुपरवाइजर वगैरह रहते हैं, इनका जो खर्चा है, ये सब फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा होता है, उस फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा, उसको टोटल मिला के जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। अच्छा चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है वो भी बता दे, उसके बाद हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। जैसे प्रोडक्शन के साथ आपका क्या क्या कॉस्ट आ सकता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा छोड़िए, मटेरियल कॉस्ट जोड़ देते हैं फैक्ट्री के अंदर जो लगता है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट। और क्या कॉस्ट लग सकता है मटेरियल के साथ साथ, मटेरियल कॉस्ट, उसके साथ लेबर कॉस्ट, उसके साथ और क्या लग सकता है। जैसे और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हमने बताया है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे अदर एक्सपेंसेस के साथ फैक्ट्री रेंट हो सकता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, और अदर्स जो खर्चा पड़ता है, और भी अदर्स कुछ खर्चा लगता है, जिस खर्चे को हम टोटल करके क्या निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये सब खर्चा फैक्ट्री के अंदर लगता है। इसके अलावा भी और भी कुछ खर्चा हो सकता है, वो जोड़ के आता है प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब क्या है, तो जैसे कि कोई भी फैक्ट्री आप चला रहे हैं उसके लिए एक ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा वो ऑफिस में होगा, और ऑफिस का कुछ उसमें खर्चा पड़ेगा। क्या खर्चा हो सकता है ऑफिस में, जैसे कि मानिए ऑफिस रेंट हो गया, जो आपने ऑफिस लिए हैं उसका रेंट देना पड़ता है, ऑफिस रेंट।
ऑफिस लाइटिंग, ठीक है, ऑफिस लाइटिंग, फिर ऑफिस स्टाफ सैलरी, स्टेशनरी, एटसेट्रा। ऐसे ऑफिस का जितने सारे खर्चा आपका पड़ता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ये खर्चा ऑफिस के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आता है हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आ सकता है? कोई भी गुड्स आप बना लिए, इसका मतलब वो सेल नहीं हो जाएगा। अगर गुड्स को आपको प्रॉपर तरीके से सेल करना है, मार्केट में लाना है, उसके लिए आपको कई तरह का काम करना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपरली सेल होता है। जैसे क्या काम करना पड़ता है आपको? जैसे मानिए कि आपको अगर सामान बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपका सामान के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। तो लोगों को बताने के लिए आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट देंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होगा। फिर सेल्समैन को आपको कमीशन देना पड़ेगा। सेल्समैन कमीशन है। अगर आपने कुछ शोरूम खोला तो शोरूम के लिए भी खर्चा होगा। कुछ शोरूम आप ओपन करेंगे, उसके लिए आपका खर्चा होगा। और इस तरह का, या तो आपने सामान जो है आपको पहुंचाना पड़ेगा, जगह जगह पे आपको पहुंचा देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब गुड्स को आपको जगह जगह पे पहुंचा देना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जितना खर्चा होगा वो आपको और भी हो सकता है। जैसे कि पैकेजिंग, कुछ अच्छा पैकेज करने के लिए पैकेजिंग का जो खर्चा, प्रोडक्ट को अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैकेजिंग करेंगे उसके लिए भी आपको खर्चा पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये आपका, मतलब ये पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग अगर होगा तो डायरेक्टली फैक्ट्री में ही आपका पैकिंग होके आएगा, क्योंकि उसके डायरेक्ट खर्चा है वो। जो सेकेंडरी पैकिंग है, जिसको आप दिखाने के लिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए और सेफ्टी के मुताबिक जो आप सेफ्टी रखने के लिए प्रोडक्ट को पैकिंग करते हैं, फिर सामान भेजते हैं दूसरी जगह, उसके लिए जो खर्चा होता है वो पैकिंग खर्चा आपका इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आता है। लेकिन प्राइमरी पैकिंग जो है वो प्राइमरी पैकिंग आपका फैक्ट्री के खर्चे के अंदर आता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ये सब आइटम आपका आएगा, ये सब खर्चा आपका आएगा। इसलिए आपको बता रहा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर, मतलब आपको एक आइटम देके बोला जाएगा ये किसके अंदर आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस या फैक्ट्री कॉस्ट किसके अंदर आता है, तो वो आपको फिर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ये सब आता है। नाउ अब आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में कंटिन्यू एक ही प्रोडक्ट नहीं चल सकते, तो आपको थोड़ा बहुत आपका प्रोडक्ट का इनोवेशन करना पड़ेगा, नए कुछ प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, या जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा और अच्छा क्वालिटी करना पड़ेगा, या तो कुछ नए तरीका कुछ लाना पड़ेगा, या प्रोडक्शन के लिए कुछ नए तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो इस तरह ये सब काम के लिए आपको कुछ रिसर्च करना पड़ता है, या दूसरा हो सकता है कि मार्केट रिसर्च करें आप। तो इस टाइप का जो रिसर्च है और आपका नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके लिए स्पेशल पर्सन को, स्पेशल लोगों को लगाना पड़ता है, नॉलेजेबल पर्सन को काम पे लगाना पड़ता है, और कुछ उसमें आदर्श रिसर्च करने के लिए मटेरियल वगैरह लाना पड़ता है, उसमें खर्चा होता है। तो रिसर्च के लिए जो जो खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस में जो जो खर्चा होगा उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? ये फंक्शन के हिसाब से हम कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड किए हैं। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को हमने इस तरह से डिवाइड किए हैं।
क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आएंगे बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को किस तरह से हमने डिवाइड किए हैं। चलिए नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को किस तरह से हमने डिवाइड किए हैं। चलिए देखते हैं फिर, ऑन द बिहेवियर कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं इस तरह से। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं, थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं, आपको देखने इजी होगा। चलिए इस साइड से करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट के हिसाब से, सॉरी कॉस्ट के हिसाब से नहीं, बिहेवियर के हिसाब से आपने कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड किए। बिहेवियर के हिसाब से एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंड नंबर 3 सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को हमने डिवाइड किए हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो चले फिर देखते हैं फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ आपका सेम रह जाते हैं, मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं। जितना प्रोडक्शन आपका पहले था उससे ज़्यादा जितना भी आप प्रोडक्शन कर ले या प्रोडक्शन ना करे तब भी आपको वो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन चेंज के साथ साथ जो कॉस्ट चेंज नहीं होता है, मतलब जो कॉस्ट सेम रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल पहले देता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा हो सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट आपका बोला अभी प्रोडक्शन के साथ साथ नहीं बढ़ता है या नहीं घटता है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरह का एक्सपेंसेस क्या हो सकता है जो फिक्स रहते हैं, आपका प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए एक फैक्ट्री आपने रेंट पे लिए हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे लिए हैं, तो अगर आपको महीने में फैक्ट्री के लिए आपको 50,000 रेंट देना पड़ रहा है, इसका मतलब है महीने में आपको 50,000 देना ही पड़ेगा। आपने उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन 10 किए, 50 किए, 100 किए, 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर ले, लेकिन आपको वो 50,000 ही आपको रेंट देना पड़ेगा। आपका प्रोडक्शन के साथ चेंज के साथ साथ नहीं चेंज होगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो रेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड है। जैसे और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, जैसे एग्जांपल तो आपको समझ में आया है, थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल में। मानिए आपका आउटपुट है, आउटपुट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आउटपुट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। आपको हम तीन चीज़ एक साथ यहाँ पे समझाएंगे, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा एक काम करते हैं, आपको फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लिख के फिर आपको दिखाते हैं। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट को लेके हम काम करें पहले, उसके बाद बाकी कॉस्ट के बारे में आपको बताएंगे। पहले फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में हम आप डिस्कस करें। फिक्स्ड कॉस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा आराम से। चलिए हम थोड़ा सा इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं और दिखाते हैं। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट और प्रोडक्शन।
ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए इसमें क्या होता है। चलिए, हमने प्रोडक्शन 100 यूनिट किए। हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट अभी आपको बताया हमने, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट, मान लीजिए कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ये जो रेंट है, जो भी हमने बताया है, वो है 5000, ठीक है। 5000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हमने प्रोडक्शन किए कितना, 100 यूनिट। तो हमारा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना पड़ेगा, 5000 बाई 100, दैट इज कितना होगा, 50। ये आपका रुपीज़ में है, ये आपका रुपीज़ में है, और ये आपका यूनिट में है। प्रोडक्शन आपका यूनिट में है। तो ये देखिए, जब हमारा 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 5000, और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 50। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्शन, आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया, डिमांड डबल हो गया है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन को भी डबल करेंगे, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में बेचना है भाई, पैसा कमाना है। तो आपने क्या किया, प्रोडक्शन को 200 कर दिया, ठीक है। प्रोडक्शन आपने बढ़ा के 100 से 200 कर दिया। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना होगा, अभी आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका कभी चेंज नहीं होता है। तो कितना रह जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भैया आपका 5000 ही रहेगा। तो आप पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाई 200। तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ कितना, 25, ठीक है। अगर आपका डिमांड और भी बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया, तो आपने और ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपका चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन और बढ़ा दिए, प्रोडक्शन बढ़ा के अपने 250 कर दिए, आपका प्रोडक्शन 250 हो गया, क्योंकि मार्केट में आपका प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो गया, तो आपने प्रोडक्ट 250 यूनिट आपने बना दिए हैं। तो अगर 250 यूनिट आपने बना दिए हैं, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो जितना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगता था अभी भी उतना ही लगेगा। तो इसमें क्या होगा, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आपका लगेगा 5000 डिवाइड बाई 250। अब कितना हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट आपका, अब इसमें डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट आपका, ₹20 हो जाएगा, है कि नहीं, ₹20 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब देखिए, जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज करता रहा, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स रहा, है कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स रहा। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है, मतलब पर यूनिट के लिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो पड़ रहा है, जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, ऐसे ही वो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम होते जा रहा है कि नहीं। जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, तो मतलब प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज हुआ, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। समझ में आया, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब समझ में आया कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसे भी आप प्रोडक्शन बढ़ा ले या प्रोडक्शन कम कर दे, फिक्स्ड कॉस्ट आपका रिमेन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जरूर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये जो हमने बताया, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया हमने, कि चेंज नहीं होगा। लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है, आप देखिए पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है, वो जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ में आपका पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका रिड्यूस होता रहेगा और डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है बच्चों, ये पिक्चर आपके पास क्लियर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और तरीके से आपको समझाते हैं कि थोड़ा ग्राफिकली आपको अगर ये दिखाया जाए
तो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कैसे बनेगा, कैसे फिक्स्ड कॉस्ट लाइन में आप देखेंगे। अब दिखाते हैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कैसे बनेगा। चलिए मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, इसमें हम दोनों तरफ दो चीज़ डिनोट कर रहे हैं। एक इस तरफ हम दिखाएंगे प्रोडक्शन और आउटपुट, इस तरफ प्रोडक्शन है और इस तरफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। अब देखिए इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन कैसे बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कैसे होगा, ये आपको आप दिखाते हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अच्छा चलिए ये हमारा ये पॉइंट में दिखा देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इतना है ना, इतना फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा भाई, हम प्रोडक्शन जितना भी बढ़ा दे फिक्स्ड कॉस्ट हमारा रिमेन सेम रहेगा। मतलब अगर हम इसको एम, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, हर टाइम ओ एम ही रहेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं हर टाइम क्या रहेगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्शन जितना भी बढ़ा दे हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट जितना भी बढ़ा दे हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहेगा। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट लाइन जो है, क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन जितना भी हम बढ़ा दे फिक्स्ड कॉस्ट हमारा रिमेन सेम रहेगा। तो इसलिए ये लाइन जो है ये पैरेलल रहेगा, किसके साथ पैरेलल, हॉरिजॉन्टली पैरेलल रहेगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमने प्रोडक्शन को डिनोट किए हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को हमने परपेंडिकुलरली दिखाया है, तो इसमें वर्टिकली दिखाया है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, रिमेन सेम रहता है। तो इसलिए प्रोडक्शन जितना भी बढ़ा दे फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट लाइन जो है वो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा और वो पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टली। अब क्वेश्चन आप देखिए किसके आधार पे हुआ, इसके आधार पे। अगर हम इसमें लिख दें ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 5000 है और ये प्रोडक्शन देखिए, आपको प्रोडक्शन जैसे आपको भी बताया हमने, प्रोडक्शन जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 100 था, यहाँ जाके 200 हुआ, फिर यहाँ हमने बढ़ा के 250 कर दी। लेकिन देखिए आप देखिए ये प्रोडक्शन हमारा हम लिखे यहाँ, ये हमारा 100 था, ये हमारा 200 आउटपुट हो गया और ये हमारा 250 आउटपुट हो गया। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिमेन सेम, चेंजेस आया नहीं आया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अगर आपको वेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिखाया जाए तो देखिए कैसे होगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा, चीज़ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अगर हम दिखाते हैं तो आपको कैसे बनेगा, आपको दिखाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाए, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आप देखिए इसमें हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, और इसमें हमारा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमने दिखाया यहाँ पे। तो आप देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का जो कर्व है वो किस तरह का बनेगा, आपको क्या लगता है। देखिए आप अगर ये यहाँ पे आप देखिए इसके हिसाब से आप देखें तो आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा इस पॉइंट में हमारा कॉस्ट है 50, जगह नहीं, हम यहाँ अंदर की तरफ लिख रहे हैं 50। फिर जब 50 है तब प्रोडक्शन कितना है, देखिए जब 50 है तब प्रोडक्शन है हमारा, मान लीजिए यहाँ 100 है कि नहीं। जब फिर हमने 100 को बढ़ा के 200 कर दिए, 200, फिर बढ़ा के हमने कितना किए 250 कर दिए।
अब देखिए जो कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो फिर ये 50 है, तो फिर हमारा कॉस्ट कितना होगा 25, मतलब कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए 25 हो गया। फिर और कॉस्ट घट गया तो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ 20 हो गया। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा खींचे और देखें जो पॉइंट मिलेगा आपको कैसे लगेगा, वो पॉइंट आपको दिखाता हूँ। फिर चलिए देखते हैं। अगर इस लाइन को हम यहाँ तक खींचे, अच्छा थोड़ा कलर चेंज करें तो आपको समझ में आए, इजी हो जाए समझना। तो इस लाइन को हम यहाँ खींचे, इसके सीधा सीधा, हाँ 50 के सीधा सीधा, तो यहाँ खींचे, ये पॉइंट आया। फिर देखिए इसको अगर हमने जो जब 25 हुआ यहाँ लाइन खींचे तो देखिए इधर आया, है कि नहीं। फिर हमने और प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, प्रोडक्शन जैसे हमने 250 कर दिए तो रेट जो है और कम हो गया, तो ये कहाँ आया, यहाँ आ गया, है कि नहीं। तो आप इसको जोड़ दो। ये देखिए आपने कुछ पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे, ये एक पॉइंट मिला आपको, एक पॉइंट मिला आपको और एक पॉइंट मिला। आप इस पॉइंट को सब जोड़ दीजिए, देखते हैं स्ट्रेट लाइन में आता है कि नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझने में इजी होगा। इस पॉइंट को अगर हम जोड़ देते, लगभग इसमें आ रहा है, तो आप देखा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। क्यों, जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिए ऐसे ही हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जा रहा है। जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होता गया। तो इसलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाते रहेंगे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका कम होता रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्लियर हो गया भैया फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हम आगे बढ़े। अब इसके बाद जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जाने पड़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। अगर प्रोडक्शन हमने डबल कर दिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हमने आधा कर दिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी आधा हो जाएगा। मतलब सेम प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में, प्रोडक्शन जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट is changes in the same proportion with the production, the cost is called the variable cost। क्लियर है बच्चों, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, प्रोडक्शन का जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको देंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट लेबर जो है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि आपने जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। अपने एक प्रोडक्शन के लिए जितना रॉ मटेरियल लगाएंगे, दो प्रोडक्शन के लिए आपको डबल रॉ मटेरियल लगेगा, है कि नहीं। तो डबल रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ेगा। एक चीज़ बनाने के लिए जितना डायरेक्ट लेबर लगेगा, दो बनाने के लिए आपको तो उसके डबल लेबर लगेगा। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्सपेंसेस आपका क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली सेम प्रोपोर्शन में आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में चेंज होता रहता है। क्लियर, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चेंज तो होता है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में। अगर आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं
उसका जो कॉस्ट है वो फिक्स है, वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो फिक्स है। एक यूनिट का जितना कॉस्ट पड़ता है वो हर टाइम फिक्स रहेगा ही फिक्स। आप एक यूनिट मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉस्ट 10 रुपया है, तो हर टाइम आप मान लेंगे कि 10 रुपया करके ही रहेगा उसका कॉस्ट। तो आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतने के हिसाब से आपका कॉस्ट प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे आप मान लीजिए आउटपुट और प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है आपका, फिर वेरिएबल कॉस्ट, मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम एक लिख लेते हैं पर यूनिट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो प्रोडक्शन के साथ किस तरह से चेंजेस हो रहा है आपको ये दिखाया आपको, तो फिर आपको समझने में इजी हो जाएगा, है कि नहीं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छा समझ में आएगा, ये हमारा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए देखें फिर किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट आपको समझाया जाए। तो मान लीजिए प्रोडक्शन आपका 100 है, ये आपका यूनिट में है, जरूर आपका यूनिट में है, ये आपका रुपीज़ में है, और ये भी आपका रुपीज़ में है। चलिए, अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट 100 है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ेगा। ये आपका 100 है यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम मान लेते हैं ₹10 करके पड़ता है। ठीक है, तो ₹10 पर यूनिट के लिए कॉस्ट पड़ता है ₹10। ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 100 × 10 दैट इज 1000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है, आपका प्रोडक्शन मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, और मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है आपका प्रोडक्ट का। तो आपने प्रोडक्शन बढ़ा के 150 यूनिट कर दी, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिमेन सेम है, सेम लगता है, सेम रुपीज़ करके लगते हैं। तो फिर आपका आउटपुट जो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है अब कितना हो जाएगा, 150 यूनिट, हर यूनिट के लिए 10 रुपये का खर्चा होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, फिर आपने और प्रोडक्शन बढ़ा दी, 200 कर दिए हैं, तो आपका खर्चा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि वो आपका पर यूनिट के हिसाब से रिमेन सेम। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, है कि नहीं। अब समझ में आया कि जैसे हम प्रोडक्शन जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसी प्रोपोर्शन में आपका बढ़ रहा है। जैसे हमने 1.5 मतलब 1.5 गुना कर दिया, तो 1.5 गुना किए तो कॉस्ट भी आपका 1.5 गुना हो गया। जैसे प्रोडक्शन को हमने डबल कर दिए, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो कॉस्ट भी है वो भी आपका डबल हो गया, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डबल हो गया। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि सीमेंट है ही, पर यूनिट के लिए आपको इतना ही कॉस्ट पड़ता है। कोई चीज़ एक यूनिट आपको लगता है प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हिसाब से, उसी का जो कॉस्ट है वो हर टाइम इक्वल ही रहेगा, तो वो इक्वल कॉस्ट आपको पड़ रहा है। उसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए फिर इसको हम ग्राफिकली आपको दिखाते हैं। अगर इसको ग्राफ में लाया जाए तो फिर किस तरह से देखने में लगेगा, ये ग्राफ मतलब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे लगेगा देखने में, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये आपका प्रोडक्शन है। ठीक है, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका प्रोडक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो पहले हमारा प्रोडक्शन कितना था, पहले हमारा प्रोडक्शन था, पहले प्रोडक्शन था 100, मान लीजिए 100 हमारा प्रोडक्शन पहले, और
इस समय आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट था आपका 1000। आपने प्रोडक्शन बढ़ाए, कितना प्रोडक्शन बढ़ाए, 150 कर दिए, तो ये आपका 100 है, ये आपका 100 यूनिट है, और ये आपका 150 यूनिट्स है। फिर आपने और प्रोडक्शन बढ़ा के डबल कर दिए, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन हो गया आपका 200। जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, जैसे 100 जब था आपका, अब देखिए एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जब 100 था आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था इतना, ठीक है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाया 150 कर दिए, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ के इधर आ गया, इधर आ गया। फिर आपने और प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, 200 कर दिए, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी आपका डबल हो गया है कि नहीं। तो आप देखिए, अगर ये लाइन खींचा जाए, थोड़ा सा हमारा लाइन में गड़बड़ हुआ है, हमको देख के ही लग रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा। अच्छा, बन जाएगा लगभग, चलिए बन ही रहा है स्ट्रेट लाइन। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हमारा, मतलब नॉर्मल, चलिए इधर से, हाँ स्ट्रेट लाइन बन गया। अब देखिए, अब आप देखिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये जो लाइन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन है। ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1500 है, यहाँ हो गया आपका 2000। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, जैसे ही हमने प्रोडक्शन बढ़ाया टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो जैसे प्रोडक्शन 150 कर दिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के 1500 हो गया, तो ये पॉइंट आ गया। जैसे और 200 कर दिए, तो फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया, इधर आ गया। तो इस पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, जो लाइन मिलेगा इसको हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन कैसा होगा, ये कैसा होगा, फिर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगा, मतलब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा और वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपको आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो कैसे बनेगा, आप देखिए वो कैसे देखने में होगा, दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ देखिए, ये है आपका प्रोडक्शन और ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इधर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिखाए और इधर हमने कॉस्ट प्रोडक्शन दिखाए। अब यहाँ पे देखिए, हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक जगह पे अटके हुए हैं। कितना है वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए ₹10। ठीक है, तो आपने प्रोडक्शन यहाँ कर दिए 100 किए, फिर उसके बाद आपने बढ़ा के 150 किए, फिर उसके बाद आपने बढ़ा के 200 कर दिए। अब मान लीजिए ये 100 है, ये 150 है और ये 200 है। लेकिन आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है भाई, वेरिएबल कॉस्ट आपका सेम है, रिमेन सेम, 10 रुपये में ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा क्या आपका, या घट गया क्या, नहीं घटा। तो फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे दिखने में होगा, वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि प्रोडक्शन हम जितना भी बढ़ा दे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका रिमेन सेम रहेगा, मतलब पर यूनिट के लिए जो जितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है आपका वो सेम रहेगा, वो आपका ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल के लाइंस के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि प्रोडक्शन देखिए आप, प्रोडक्शन जितना भी हमने बढ़ा दे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका रिमेन सेम रहा। तो ये जो लाइन है ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो लाइन है, ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल रहेगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। इसके बाद जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेके हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जुड़े हुए हैं, और उसके ऊपर हम आपको जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपको समझ में जरूर आया होगा आज का वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम वो बिल्कुल नज़दीक है, वो सितंबर में होने वाले हैं। आपके हाथ में सिर्फ 2 महीना है, उसके अंदर आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, और हम आपका सिलेबस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस चैप्टर का और जो बाकी सारे क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खास तौर से जो अभी आपको बताया कि वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके ऊपर कुछ साम्स आने वाले हैं, उसको भी आपको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।